नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। दोस्तों, कल हम लोगों ने कवर किया था लास्ट लेक्चर में एमपी जुडिशरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 के। हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन पेपर का सारे क्वेश्चन पेपर को हम लोग बहुत डिटेल्स में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन नंबर तक, यानी कि पार्ट 2 में हम लोग 51 से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग लेके आएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट से। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर आता है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम्स के टाइम में आपको बहुत ही मोटिवेट होना है, बहुत ही पॉजिटिव सोच लेके चलना है। प्रॉब्लम्स कितनी भी हों, समस्याएं कितनी भी हों, कहते हैं प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन प्रॉब्लम्स से लड़के आपको आगे निकलना ये आपका आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आपको इन समस्याओं से, इन मुसीबतों से हताश होकर बिखरना नहीं है, बल्कि संघर्ष करके आपको निखर जाना है और अपने आप को साबित कर देना है कि यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर बीइंग ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, ए लैंडलॉर्ड हु रिकवर्स द पोजीशन ऑफ एन accommodations under the court decree passed under section 12(1)(e) of MP Accommodation Control Act can re-let it within 2 years of obtaining such possession. Option number 1, within the permission of the court. Option B, with the permission of the rent controlling authority. Option 3, both the permission of the both of them. And option 4, without the permission of anyone. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, विद द परमिशन ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मतलब एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट ये कहता है कि रीलेट इट विद इन 2 years ऑफ ऑब्टेनिंग सच पोजीशन। जो रीलेट करने का जो पोजीशन है आपका है वो किसके परमिशन से किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 कहता है विद द परमिशन ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट व्हिच प्रीपोजिशन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही है? ए लैंडलॉर्ड कैन फाइल ए सूट फॉर eviction ऑन बोनाफाइड ग्राउंड। ऑप्शन बी, ओनर कैनॉट फाइल ए सूट फॉर eviction ऑन बोनाफाइड ग्राउंड। Option 3, the landlord must be owner of the accommodation to file a suit for eviction on the ground of bona fide need. And option 4, either landlord or owner of the accommodation to file a suit for eviction on the ground of bona fide need. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। द लैंडलॉर्ड मस्ट बी द ओनर ऑफ द accommodation to file a suit for eviction on the ground of bona fide need. अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, if tenants denies the title of the landlord and set up title in himself in the written statement, it's ground for eviction under section, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन 1 सेक्शन 12(1)(b), ऑप्शन बी सेक्शन 12(1)(c), ऑप्शन 3 सेक्शन 12(1)(d) एंड ऑप्शन 4 सेक्शन 12(1)(k। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 12(1)(k। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एनी लैंडलॉर्ड कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 38 ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend. कितने साल का imprisonment किया जा सकता है? ऑप्शन 1 15 डेज का, ऑप्शन बी 1 मंथ, ऑप्शन 3 2 मंथ एंड ऑप्शन 4 3 मंथ। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 मंथ का पनिशेबल विथ imprisonment फॉर ए टर्म which may extend to 1 मंथ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। A landlord has acquired an accommodation by transfer. He cannot sue for eviction on the ground of bona fide requirements under section of 12(1)(e) or F of MP Accommodation Control Act 1961 before completing the period of
ऑप्शन 1 6 मंथ, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन 3 2 ईयर्स एंड ऑप्शन 4 3 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगला सवाल है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड आबादी मीन्स, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग आबादी का क्या मतलब होता है? द एरिया रिजर्व इन विलेज इन एन अर्बन एरिया फॉर द पर्पज ऑफ द इनहैबिटेंट्स। ऑप्शन बी द एरिया रिजर्व इन ए विलेज इन ए नॉन अर्बन एरिया फॉर द रेजिडेंस ऑफ द इनहैबिटेंट्स। ऑप्शन 3 एग्रीकल्चरल लैंड इन नॉन अर्बन एरिया एंड ऑप्शन 4 लैंड हेल्ड एज ऑक्यूपेंसी टेनेंट इन नॉन अर्बन एरिया। तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन द एरिया रिजर्व इन ए विलेज इन एन अर्बन एरिया फॉर द पर्पज ऑफ इनहैबिटेंट्स, गलत है। ऑप्शन बी द एरिया रिजर्व इन ए विलेज इन ए नॉन अर्बन एरिया फॉर द रेजिडेंस ऑफ द इनहैबिटेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 ये दोनों ऑप्शन भी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 57, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड whether civil code can declare the entires in the records of rights as null and void. Option 1 no, only revenue code has jurisdiction. Option B yes, civil code has jurisdiction. Option 3 jurisdictions of civil code is barred under section 257. और option 4 yes, but with the permission of high court. तो correct answer क्या है? Option number 1 is the correct answer. Civil code can declare the entires in the rights of record as null and void. Civil code has, because civil code has its jurisdictions. Question number 58. MP Land Revenue Code, the Tahsildar before whom a dispute of title is raised in the partition proceedings of an agriculture holding should, option 1 dismiss the proceedings and direct the parties to resolve the title dispute through civil court. Option B ignore the questions and proceed to partition the holding in accordance with the entires in the records of rights. Option 3 stay the partition proceedings for a period of 3 months to facilitate parties to institute a civil suit for determination of title dispute. And option 4 decide the dispute of the title himself. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्टे द पार्टीशन प्रोसीडिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए पार्टीशन प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। टू फैसिलिटेट पार्टीज टू इंस्टीट्यूट सिविल सूट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइटल डिस्प्यूट ऑफ द टाइटल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग 59। एग्रीकल्चरल ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 2C ऑफ द MP लैंड रेवेन्यू कोड कमेंस, कब से स्टार्ट करता है एग्रीकल्चरल ईयर? ऑप्शन 1 फ्रॉम 1 जनवरी, ऑप्शन 2 फ्रॉम 1 अप्रैल, ऑप्शन 3 फ्रॉम 1 जुलाई एंड ऑप्शन 4 फ्रॉम 1 सितंबर। तो करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉम 1 जुलाई, 1 जुलाई से एग्रीकल्चरल ईयर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, MP लैंड रेवेन्यू कोड who among of these is not authorized under section 168(2) of MP Land Revenue Code to transfer the whole holding through lease? Option 1 a married woman who is living below poverty line. Option B a married woman who has been deserted by her husband. Option 3 a widow. And option 4 a person in the service of armed forces of the union. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ए मैरिड वुमेन हु इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सस इन ओमनिबस इज, एविडेंस एक्ट का एक प्रिंसिपल है फॉल्सस इन ओमनिबस। इसका मतलब होता है कि फॉल्स इन वन पर्टिकुलर थिंग्स इज फॉल्स इन जनरल, यानी कि जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में गलत होगा उसको हर चीज़ में, जनरल चीज़ में भी उसको गलत मान लिया जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ है, ऑप्शन बी रूल ऑफ कॉशन, ऑप्शन 3 रूल एप्लीकेबल इन इंडिया, नॉट एप्लीकेबल इंडिया, एंड ऑप्शन 4 बोथ 2 and 3। तो बेसिकली देखिए, आप एविडेंस एक्ट पढ़े ही होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस आप देखे होंगे, लेकिन फॉल्सस इन ओमनिबस का जिक्र कहीं पूरे एविडेंस एक्ट में नहीं होता है। इसका मतलब ये एप्लीकेबल तो होगा लेकिन आपका इंडिया के कोर्ट में नहीं है,
ठीक है, इंग्लैंड की कोर्ट में ये एप्लीकेबल है, बट इंडिया की कोर्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट इसका कोई जिक्र नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट द कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड इज रिलेवेंट अंडर, एक्यूज्ड का जो कंडक्ट होगा वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग रिलेवेंट माना जाएगा? ऑप्शन 8 सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 10, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। तो कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड, देखिए सेक्शन 8 जो आपका है वो डील्स करता है कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड में। तो सेक्शन 8 हमारा डिफाइन करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सबसिक्वेंट कंडक्ट। इन तीन चीज़ों के बारे में सेक्शन 8 डिस्कस करता है, मोटिव, प्रिपरेशन और है प्रीवियस और सबसिक्वेंट कंडक्ट। कंडक्ट में 2, प्रीवियस और सबसिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है। अब सेक्शन 8 में बेसिकली इसके जो इलस्ट्रेशन हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें बेसिकली कभी कभी पूछ लेता है सेक्शन 11 में, इंटरव्यू में या तो पूछ लिया जाएगा, नहीं तो पीटी में भी पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 8 में कितने इलस्ट्रेशन हैं। जिसमें 11 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। आप बैलेट खोलिए और सारे 11 इलस्ट्रेशन को बहुत ही केयरफुली पढ़िए, क्योंकि आपको पीटी में इनके जो इलस्ट्रेशन हैं डायरेक्टली ये इलस्ट्रेशन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सेक्शन नंबर हम लोग 10 कवर कर लेते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है? तो सेक्शन 10 ये कहता है कि थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। सेक्शन 10 को बेसिकली हम लोग ये भी बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी सेक्शन 10 बोला जाता है। सेक्शन 11 क्या है? तो सेक्शन 11 आपका पीटी नहीं, इंटरव्यू के लिए भी और मेंस के लिए भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एविडेंस एक्ट का, कि सेक्शन 11 रूल ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है? प्ली ऑफ एलिबाई यानी कि अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत सेक्शन 11 कहा जाता है। यानी कि ऑफेंस कमिट हुआ दिल्ली में लेकिन आप मुंबई में हैं, तो आप ये कहेंगे ना कि मैं दिल्ली में ना होकर के मैं मुंबई में था, तो इसी को कहते हैं रूल ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई। यानी कि ऑफेंस जिस दिन कमिट हुआ था उस दिन मैं उस घटना स्थल पर ना होने के बजाय मैं बहुत दूर था, जहाँ पर उस समय मैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर मैं आ नहीं सकता हूँ। इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। इंपॉर्टेंट अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि दूधनाथ पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो सेक्शन 11 का ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, दूधनाथ पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। एक और सेक्शन एविडेंस एक्ट केसेस में हम लोग देखते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता है? फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, जब राइट और कस्टम क्वेश्चन में रहेगा तो सेक्शन 13 क्या होगा? रेलेवेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग कवर करते हैं। ए डिस्कवरी ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट इंक्लूड्स। अगर आपने मेरा इसके पहले की वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो हमने सेक्शन 27 लगभग जितने हम लोग क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, एडिशनल क्वेश्चन, जैसे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 क्या होता है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस कौन कौन से हैं। कार्तिक कालू का केस है और स्टेट ऑफ यूपी उसे देवमन उपाध्याय केस है। ये जो एडिशनल क्वेश्चन है ये हमारे कितने इंपॉर्टेंट हैं, जितने अधिक से क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी यही क्वेश्चन जाके हमको नेक्स्ट एग्जाम में या फिर नेक्स्ट टेस्ट में हमको मिलने को मिल जाता है। तो हम लोग सेक्शन 27 डिस्कस करते हैं एविडेंस एक्ट का। सेक्शन 27 क्या है? ऑप्शन 1 द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट के लिए क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। द प्लेस फ्रॉम व्हिच द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, प्लेस। नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड टू को एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एंड ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर क्या है? ये तीनों ऑप्शन सही हैं। द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड, द प्लेस फ्रॉम व्हिच दैट ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड टू एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग चलिए देखते हैं सेक्शन 27 होता क्या है। तो बेसिकली 27 को ये कहा जाता है कि इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सबसिक्वेंट फैक्ट, यानी कि हम पुलिस को अगर कोई बात बताते हैं कि मैंने ऑफेंस कमिट किया था, ऑफेंस कमिट किया है, तो कहेगा हम कैसे मान ले कि आपने ऑफेंस कमिट किया है? तो बताएगा कि हम फलाना जगह पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे मैंने जिस धारदार हथियार से इसकी हत्या की है वो धारदार हथियार वहीं पर है। तब उस धारदार हथियार को जब पुलिस कवर करती है वहाँ से, तो इसको कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन, यानी कि जो उस व्यक्ति ने बोला था पहले उसको कन्फर्म करता है ये धारदार हथियार जब मिलने के बाद। तो सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली यही कवर करता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सबसिक्वेंट फैक्ट। चलिए सेक्शन 27 का हम लोग इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं एक आध दो। तो एक
क्वेश्चन एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, सेक्शन सीधा पूछ लेगा कि ये किस सेक्शन से रिलेट करता है। तो सेक्शन 27 का बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन सेक्शन केस है ये। इसमें ये कहा गया था कि सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 24, 25 एंड 26। ये तीनों सेक्शंस ये कहते हैं कि पुलिस के बिफोर पुलिस जब कोई अक्यूज्ड, कोई विटनेस, कोई गवाह देता है अक्यूज्ड, तो उसका रिलेवेंसी नहीं होता। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर रिलेवेंसी होगा जब कोई चीज़ उसकी कहने के अकॉर्डिंग कंफर्म की जाती है या फिर कोई सब्सिक्वेंट फैक्ट पाया जाता है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट पाई जाती है। और एक इंपॉर्टेंट केस इसमें देखते हैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू, तो इस केस में क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था बेसिकली इस केस में ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर क्वेश्चन केस दायर किया गया था कि सेक्शन 27 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का उल्लंघन करता है, सेल्फ इनक्रिमिनेटरी है ये, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है और ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस नहीं है। काठी कालू, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग कवर करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट टू प्रूव कॉल डिटेल्स रिपोर्ट, CDR जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑफ द मोबाइल्स कॉल्स, यानी कि जो फ़ोन कॉल्स की जो कॉल डिटेल्स होती हैं वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये रेलिवेंट होती हैं। तो सेक्शन 63, ऑप्शन बी सेक्शन 65, ऑप्शन 3 65B एंड 4 सेक्शन 67। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 65 इज द करेक्ट आंसर। CDR जो होता है वो सेक्शन 65B के अकॉर्डिंग रेलिवेंट होता है। चलिए सेक्शन 63 देखते हैं क्या है। सेक्शन 3 डील करता है सेकेंडरी एविडेंस से। सेक्शन 65 क्या है, तो केसेज इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन, यानी कि कब सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं। सेक्शन 65 हम लोग देखा ही, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सेक्शन 65 एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डिस्कस करता है। सेक्शन 67 क्या है, तो सेक्शन 67 ये कहता है जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज का हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग कवर करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, हाउ मेनी विटनेसेज आर रिक्वायर्ड टू प्रूव ए फैक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में ये कहाँ बताया गया है कि कितने एविडेंस की ज़रूरत होती है, कितने विटनेस की ज़रूरत होती है। तो सेक्शन 134 कवर करता है कि साक्षियों की संख्या कितनी होगी। तो सेक्शन 64 एकदम कीप एंड मम कहता है ऐसा कुछ नहीं है कि कितने साक्षी हों। बेसिकली हमारा एविडेंस एक्ट का जो रूल है ये है कि मतलब ये कहता है कि साक्षियों का तौला जाए ना कि गिना जाए। एविडेंस हैज़ टू वेट एंड नॉट काउंटेड। और ये एक तकदीर शमसुद्दीन शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एविडेंस हैज़ टू वेट एंड नॉट काउंटेड। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नो पर्टिकुलर नंबर इज रिक्वायर्ड टू प्रूव ए विटनेस, to prove a fact of any witness। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट, कोर्ट्स डू नॉट इंक्लूड। तो कोर्ट्स में कौन कौन शामिल नहीं होता है, जज होता है, बिल्कुल होता है, मजिस्ट्रेट बिल्कुल होता है, आर्बिट्रेटर पता नहीं, पर्सन लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस ये भी सही होता है। तो जजेज भी होते हैं, मजिस्ट्रेट भी होते हैं, पर्सन लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस ये भी होते हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर्स को जज की श्रेणी में नहीं रखा गया है। किस सेक्शन बताता है, तो सेक्शन 3 जज को डिस्क्राइब करता है। सेक्शन 3 बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, तो उसमें कोर्ट को इंटरप्रेट करता है, फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, इन सारी चीज़ों का इंटरप्रिटेशन सेक्शन 3 में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड। अगर कोई फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल है तो उसको क्या किया जा सकता है, ऑप्शन 1 टू बी प्रूव्ड लाइक अदर पार्ट, बिल्कुल गलत। टू बी प्रूव्ड लाइक स्पेशल फैक्ट, बिल्कुल गलत।
ऑप्शन 3 नॉट टू बी प्रूव्ड, देखते हैं ऑप्शन 4 टू बी प्रूव्ड एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन, तो ये भी गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68, इंडियन एविडेंस एक्ट ए फैक्ट इज सेड टू बी नो प्रूव्ड, कब माना जाएगा कि नो प्रूव्ड है कोई फैक्ट, कोर्ट ईदर बिलीव्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, court considers its non-existence so probable that a prudent man under the circumstance of the particular case to act upon the supposition that it does not exist. Option 3 court believes its existence, and option 4 when the facts are neither proved nor disproved. तो कोई भी फैक्ट या तो प्रूव्ड, ना तो प्रूव्ड है ना डिसप्रूव्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे, नो प्रूव्ड। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अंडर सेक्शन 146 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। तो सेक्शन 146 हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, कौन कौन से क्वेश्चंस जो क्रॉस एग्जामिनेशन में लॉफुल होंगे और कौन कौन से अनलॉफुल होंगे। ऑप्शन 1 टू टेस्ट द वेरोसिटी ऑफ विटनेस, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी टू डिस्कवर द विटनेस पोजीशन लाइव, बिल्कुल। टू से क्रेडिट विटनेस, बिल्कुल सही। ऑप्शन 4 प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप, ये आंसर करेक्ट है। देखिए सेक्शन 146 ये कहता है कि ऐसे क्वेश्चन जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, अगर उसकी सत्यवादिता परखने के लिए हो, यह पता चलाने के लिए है कि वह कौन है और जीवन में उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। और यह है कि ऐसे सवाल जो उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंसाने वाले हों या उसका करेक्टर इंजर करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन सेक्शन 146 का प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन 376 यानी 376 पनिशमेंट ऑफ रेप के मामले में है और उस महिला का कंसेंट है या नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन जो जनरल इमोरल करेक्टर और उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के सवाल पूछे जाते हैं, वो रिलेवेंट नहीं होंगे, यानी कि वो नहीं पूछे जा सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, टू प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप कैन नॉट बी आस्क्ड इन सेक्शन 146। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। एज पर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ए लीडिंग क्वेश्चंस मींस, लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो सेक्शन 141 बताता है कि लीडिंग क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो एनी क्वेश्चन इन्फॉर्मिंग द आंसर, ऑप्शन बी एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, 3 एनी क्वेश्चन डायरेक्टिंग द आंसर, ऑप्शन 4 एनी क्वेश्चन डिक्लेयरिंग द आंसर। आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर के जो वर्डिंग्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग कितनी बेहतरीन तरीके से की गई है। अगर आप इसको सेक्शन अगर 41 कभी सच में अगर नहीं पढ़े हैं और आपने इसको बहुत ही गौर से नहीं देखा, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देंगी। इसी वजह से मैं हमेशा अपने वीडियो में अपनी क्लास में एक एक पॉइंट को बहुत ही प्रेसाइज करके बताता हूं, और एक ही चीज़ को जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उसको अधिक से अधिक बार रिवीजन कराता हूं, अधिक से अधिक बार उसको मैं बताता रहता हूं कि आप ये चीज़ें आप भूले नहीं। देखिए लॉ क्या मतलब होता है कि मतलब आप लॉ में आए, इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे केस हैं, तो आपको ये चीज़ें एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती हैं, तो आप भूल जाते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनको हमेशा ही कहता हूं कि क्वेश्चन को आपको एक नहीं करीब 10-10 20-20 बार आपको रिवीजन करना है। आपको याद है फिर भी आप पढ़िए, सेक्शन 133 में क्या है, सेक्शन 130 में क्या है, कन्फेशन एडमिशन किस में है, 115 में क्या है, आपका स्टॉपल किस में है। आपको उसको लगातार रिवीजन करते रहना, ये नहीं कि आपको याद हो गया तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज आपको याद है, कल आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन को अधिक से अधिक बार रिविजन करना है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लीडिंग क्वेश्चन मीन्स एनी क्वेश्चंस सजेस्टिंग द आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट वेदर ए जज कैन आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, क्या एग्जामिनेशन के दौरान जज या मजिस्ट्रेट विटनेस से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन 1 नो, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन 3 जज शुड सिट एज ए स्पेक्टेटर ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ऑप्शन 4 नन ऑफ दी अबव। तो अगर आपने कभी सेक्शन
लास्ट प्रीवियस ईयर अगर हमारा वीडियो देखे हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था 165 एक ब्रॉड पावर देता मजिस्ट्रेट को कि मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग ट्रायल कभी भी किसी भी दौरान मजिस्ट्रेट कभी भी कोई भी क्वेश्चन विटनेस से या फिर अक्यूज से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। तो सेक्शन 165 ये मजिस्ट्रेट को ऑथराइज करता है कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मजिस्ट्रेट क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग कवर करते हैं। एविडेंस एक्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज एविडेंस। न्यूज़पेपर रिपोर्ट को क्या माना जाएगा? एक हियर से एविडेंस माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी एविडेंस किस सेक्शन में है? सेक्शन 62 में प्राइमरी एविडेंस है और सेक्शन 63 में आपका सेकेंडरी एविडेंस है। इंडियन एविडेंस एक्ट, which of the following is not a competent witness? Dumb witness, deep witness, minor witness, and option 4 a person unable to understanding the questions put to them or unable to giving rational answer to those questions. तो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer, a person unable to understand the question to put to them or unable to giving rational answer to those क्वेश्चन। तो ये किस सेक्शन का ये केस है? तो सेक्शन 118 आपका बताता है कि हु में बी टेस्टिफाई, यानी कौन साक्ष्य दे सकता है, ठीक है। और सेक्शन आपका 119 आपका डील करता है डम विटनेसेस, यानी कि जो डम मतलब गूंगे विटनेस होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं उनको डम विटनेस बोला जाता है। 119 इसका प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 74, इंडियन एविडेंस एक्ट, C child was born after dissolution of marriage between F and M. The legitimacy of child C will be taken as conclusive proof only when child C was born within कितने दिन के अंदर C पैदा होना चाहिए? ऑप्शन 1 280, ऑप्शन B 290, ऑप्शन 3 295 डेज एंड ऑप्शन 4 300 डेज आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, विद इन 280 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब बताइए किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, किस सेक्शन में ये ऐसा बोला गया है, ठीक है। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं। ये 112 से लेकर के 114 का जो सेक्शन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं। इसके जो अमेंडमेंट के थ्रू जो कुछ सेक्शंस ऐड किए गए हैं, कुछ पहले के सेक्शंस हैं, उन सारे सेक्शन को हम लोग कवर करते हैं। तो सेक्शन 112 क्या करता है? तो सेक्शन 112 कहता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, यानी कि शादी यानी मैरिज के दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वो आप ही का बच्चा है। इंपॉर्टेंट इसमें केस कौन सा है? तो गौतम कुंडू का आपने नाम सुना होगा, गौतम कुंडू वर्सेस वेस्ट बंगाल केस। एक सेठू वर्सेस पिलानी का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेठू वर्सेस पिलानी, गौतम कुंडू। बेसिकली आप सबको ध्यान रखना है कि हम बोल क्या रहे हैं, आप वो लिखने पे मत जाइए, क्योंकि इस पर जो राइटिंग है बहुत अच्छी नहीं बनती है। इसी वजह से मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग उस पर कंसंट्रेट करा करिए, लिखने पे नहीं। तो आपका सेक्शन 112 क्या करता है? 112 ये कहता है कि बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, गौतम कुंडू वर्सेस वेस्ट बंगाल और सेठू वर्सेस पिलानी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 113A। सेक्शन 113 है बेसिकली सेशन ऑफ टेरिटरी, लेकिन सेक्शन 113 क्या है? 113A तो किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या का दुष्प्रेरण के बारे में ये प्रिजम्पशन देता है, सेक्शन 113A। और 113B क्या कहता है? तो दहेज मृत्यु के बारे में एक प्रिजम्पशन 113B। और 114A क्या है? 114A सेक्शन 114A ये बेसिकली एक बहुत मतलब बड़ा मतलब सेक्शन है, एक पेनेसिया इसको बोल सकते हैं, एक ब्रह्मास्त्र है ऐसी ऑफेंसेस के लिए जब ऑफेंस कमिट हो रेप का। अगर कोई महिला के अगेंस्ट में रेप हुआ, अगर ये बोल दी बस आपने रेप किया है तो ये मान लिया जाएगा, प्रोसिक्यूशन ये मान लेगा, कोर्ट ये मान लेगा कि हाँ आपने रेप किया। अब आप साबित करिए कि आपने रेप नहीं कमिट किया है। तो सेक्शन 148A कहता है कि लैंगिक हमला के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति ना होने की अवधारणा 1983 अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। तो सेक्शन 114A आपका 1983 अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया था और इसमें फगुनी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कवर करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट,
Which evidence is not a secondary evidence? Option 1, copies made from original. Option B, copies compared with the original. Option 3, counterpart of documents as against the parties who did not execute them. And option 4, counterparts of documents as against the parties who executed them. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. काउंटरपार्ट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टीज हु एग्जीक्यूटेड देम इज नॉट ए सेकेंडरी एविडेंस. बाकी ये तीनों आपके सेकेंडरी एविडेंस है. कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल, कॉपीज कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल और काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, ये सारे आपके सेकेंडरी एविडेंस हैं, ये आपके सेकेंडरी एविडेंस नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर 76 है, इंडियन पिनल कोड राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू. ऑप्शन 1, डिफेंड ऑफ बॉडी ओनली. ऑप्शन बी, डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी ओनली. ऑप्शन 3, डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी बोथ. एंड ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी बोथ. तो चलिए हम लोग प्राइवेट डिफेंस का जो क्वेश्चन है हम लोग सारे कवर करते हैं. इसमें सारे नहीं, हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, क्योंकि समय बेसिकली बहुत ज़्यादा हो जाता है. 50 क्वेश्चन कवर करने में तकरीबन 1 घंटे हो जाते हैं. तो हम जो बहुत ही मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करते हैं. बाकी फिर कभी जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे. बाकी हम लोग लिटरली डिस्कस कर लेंगे. तो चैप्टर 4 जो है आपका सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक का है. सेक्शन 76 से 106 में ये प्रोविजन दिया गया है, राइट आपका प्राइवेट डिफेंस एक्सेप्शंस जो हैं. चलिए सेक्शन देखते हैं. सेक्शन एक है 78, हम लोग डिस्कस करेंगे. 80 देख लेते हैं और 81 इंपॉर्टेंट है, 82 भी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं एमपी में. 87 है. चलिए इतने सारे सेक्शन देखते हैं. तो 78 में क्या है? तो जल्लाद जो होता है, हैंगमैन होता है जो फांसी लटकाता है, तो उसको एक्सेप्शन दिया गया कि उसको वो कोई ऑफेंस नहीं कर रहा है. सेक्शन 80, कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंटल जो ऑफेंस कमिट होते हैं वो आपका सेक्शन 80 के थ्रू कवर होंगे. सेक्शन 81 क्या है? नेसेसिटी का रूल अप्लाई करता है ये. इसमें अगर आपको ध्यान हो, डडली आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है. आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन का केस है. और ऑप्शन सेक्शन 82 क्या है? तो सेक्शन 82 आपका कवर करता है डोली इनकेपेक्स से, यानी कि 7 साल के जो बच्चे ऑफेंस कमिट करते हैं उनको डोली इनकेपेक्स कहा जाता है. सेक्शन 87 क्या है? तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का ये सेक्शंस हैं, यानी कि जिस अपराध को जो कमीशन है उसमें आपने खुद सहयोग किया है. मान लीजिए जो रेसलर होते हैं, पहलवान होते हैं, वो एक दूसरे से रेसलिंग करते हैं, तो ये सेक्शन 87 के अंतर्गत एक्सेप्शंस हैं. अगर लड़ाई के दौरान उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मतलब चोट लग जाती है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा. ठीक है. सेक्शन चैप्टर 4 में इसको सेक्शन 76 से लेकर 106 में जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं. सेक्शन 78 आपको जल्लाद का फांसी लगाना, इसको एक्सेप्शन में रखा गया है. सेक्शन 80 आपका एक्सीडेंट है. सेक्शन 81 नेसेसिटी का रूल है. सेक्शन 82 डोली इनकेपेक्स का रूल है. और सेक्शन 87 वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यानी पहलवान जो आपस में लड़ाई करते हैं वो एक्सेप्शंस में आते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं. अंडर सेक्शन 320 आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट इज नॉट डिजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट. कौन कौन से हैं? इमैस्कुलेशन, प्राइवेशन ऑफ एनी जॉइंट. 3, परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ द चेस्ट. ऑप्शन 4, डिसलोकेशन ऑफ टूथ. तो इमैस्कुलेशन, पेन कहाँ गया? इमैस्कुलेशन करेक्ट आंसर. 320 में इसको ये भी है. प्राइवेशन ऑफ एनी जॉइंट ये भी है. डिसलोकेशन ऑफ टूथ ये भी है. तो परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ द चेस्ट ये सेक्शन 320 के अंदर कवर नहीं होता है. सेक्शन 320 में 8 प्रकार के ग्रीवियस हर्ट बताए गए हैं. ठीक है. चलिए अब देखते हैं सेक्शन को देख लेते हैं. सेक्शन 319 हर्ट बताता है. सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट जो कि 8 प्रकार के होते हैं. और 8वें में क्या है? तो 20 दिन से अधिक का जो पेन होता है, 20 दिन का जो पेन होता है वो कवर होता है ग्रीवियस हर्ट में. सेक्शन 323 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी काजिंग हर्ट.
और सेक्शन 326 ए और 326 बी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके बहुत क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है। 326 ए और 326 बी किस अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसको बताए थे कि 2013 का अमेंडमेंट है, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया था। ठीक है, 326 ए में क्या है? तो 326 ए कहता है वॉलंटरली काजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, और बी क्या है? वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, यानी कि एसिड फेंकने का प्रयास करना या प्रयास करना है 320 है। अगर ये है ग्रीवियस हर्ट हो जाता है एसिड अटैक 326 ए, तो एसिड अटैक 326 ए है, अटेम्प्ट प्रयास करना 326 बी है। अब देख लेते हैं इसमें पनिशमेंट क्या है। तो 326 ए का जो पनिशमेंट है वो 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान करता है, और 326 बी क्या करता है? तो 5 से 7 वर्ष का इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान 326 बी में किया गया है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन कवर किए हमको लोग कौन कौन से? 319 में हर्ट डिफाइंड है, 320 में ग्रीवियस हर्ट, 323 में पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, 326 ए वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, 326 बी वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रोइंग एसिड 2013 का अमेंडमेंट है। 326 ए का पनिशमेंट 10 वर्ष या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। 326 बी का पनिशमेंट क्या है? तो 5 से 7 साल तक का पनिशमेंट का प्रावधान किया गया 326 बी में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडियन पीनल कोड डाउरी डेथ इज एन ऑफेंस अंडर, डाउरी डेथ किस सेक्शन के अंदर पनिशेबल है? तो 304 ए या 304, 304 बी, 302। तो चलिए हम लोग एक एक सेक्शन को देखते हैं। डाउरी डेथ बेसिकली 304 बी में पनिशेबल है, 304 बी। ठीक है, 304 ए में क्या है? 304 ए में है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, इसमें कितने साल का प्रावधान है? 2 साल के प्रावधान, 2 साल की सजा का प्रावधान 304 ए में किया गया है। 304 क्या है आपका? तो पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 बी में आपका है डाउरी डेथ, 7 साल से या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा का प्रावधान किया गया है, 7 से लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और 302 में क्या है? पनिशमेंट फॉर मर्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इंडियन पीनल कोड वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू अ पर्सन इज पनिशेबल अंडर, किस सेक्शन के अंतर्गत इसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को पनिश किया गया है? ऑप्शन 1 331, बी 332, 333 एंड ऑप्शन 4 334। चलिए हम लोग सारे सेक्शंस को पहले कवर करते हैं। 331 हमारा ये कहता है कि वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी 332, तो नॉट वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, किसी पब्लिक सर्वेंट को उसको ड्यूटी परफॉर्म करने से आप उसको डरवाएंगे धमकाएंगे, तो 332 में आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, 333 में क्या है? तो 333 से कहता है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोप्रांत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। ठीक है, और 334 में क्या है? 334 आपका है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 कवर करते हैं। एज डिफाइंड इन आईपीसी ए वुमेन डिनोट्स ए फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ, कोई लड़की है कितने एज की उसको विमेन माना जाएगा? हम लोग पहले ही वीडियो में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन को कवर किए थे। सेक्शन 8, सेक्शन 10, मेल, फीमेल, मैन, वुमेन, सारे सेक्शन को हम लोग कवर किए थे। ऑप्शन 1 16 ईयर्स ऑफ एज, ऑप्शन बी 18 ईयर्स ऑफ एज, ऑप्शन 3 21 ईयर्स ऑफ एज एंड ऑप्शन 4 एनी ऑफ द एज। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो सेक्शन 10 हमारा ये कहता है, सेक्शन 10 ये बताता है कि कोई भी महिला किसी भी एज की होगी तो उसको वुमेन माना जाएगा, कोई भी लड़का कितने भी एज का होगा तो उसको मैन माना जाएगा। सेक्शन 8 क्या कहता है? तो सेक्शन 8 हमारा कवर करता है अगर ही वर्ड कहीं लिखा है तो उसका मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है।
चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। Indian Penal Code, A instigates B to burn Z house, B sets fire to the house, and at the same time B commits theft of property there. A is guilty of. A किसके लिए पनिशेबल होगा? ऑप्शन 1 abetting the theft, ऑप्शन B abetting the burning of house, ऑप्शन 3 abetting the theft and burning, and ऑप्शन 4 A is not guilty because offense was committed by B. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर B is the correct answer, abetting the burning of house. क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 82। Which is not the ingredient of offense of dowry death defined under IPC? 1. Unnatural death, B. Death within 7 years of age, 3. Women was subjected to cruelty or harassment by her husband or any other person, 4. Cruelty or harassment with women should be in connection with the demand of dowry. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Women was subjected to cruelty or harassment by her husband or any other person. तो बेसिकली सेक्शन 304 भी डाउरी डेथ का प्रोविजन करता है। तो 304 बी में अननेचुरल डेथ भी आएगा, डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज, अगर क्रुएल्टी और हरासमेंट विद वुमेन शुड बी इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सेक्शन 498 किसी स्त्री के प्रति या पति के रिलेटिव द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, ये सेक्शन 498 ए में आपका कवर होगा, ना कि 304 बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग कवर करते हैं। A in good faith believing property object to be own property takes the property out of B possession. Here A commits. A ने कौन सा अपराध किया? चोरी का, गलत। ऑप्शन बी क्रिमिनल मिसअप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी गलत। 3 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी गलत। एंड ऑप्शन 4 नो ऑफेंस। तो चौथा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 84. Generally, preparation of an offence defined in IPC is not punishable, but preparation of कौन कौन से अपराध हैं जिनका प्रिपरेशन ही पनिशमेंट है? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती। करेक्ट आंसर क्या है? तो डकैती की प्रिपरेशन इटसेल्फ ये खुद में अपने आप में पनिशेबल है। ठीक है, चलिए बताइए कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिनका प्रिपरेशन ही पनिशमेंट है। तो हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, पहले वीडियो में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन कवर किए थे। 122 हो गए, 126 और 399 आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और पीटी में तो क्वेश्चन ये पूछे ही जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको पीटी और इंटरव्यू दोनों के दृष्टिकोण से याद रखना है। तो सेक्शन 122, 126, 399 इन तीनों का ऑफेंस प्रिपरेशन ही इसका पनिशमेंट, इसमें प्रिपरेशन ही आपको पनिश किया जाएगा। 122 क्या है? तो 122 ये कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करना। 126 क्या है? तो भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। ठीक है, रॉबरी करना, लूटपाट डकैती करना। तो 126 में पनिश किया जाएगा। और 390 क्या है? तो अटेम्प्ट टू डकैती, आपका डकैती करने के लिए तैयारी करना, प्रयास, प्रिपरेशन करना, ये पनिशेबल है। ठीक है, ये तीनों सेक्शंस आपको प्रिपरेशन ही इसका पनिशमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। इंडियन पिनल कोड, रॉबरी इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ। रॉबरी किसका एग्रीवेटेड फॉर्म है? ऑप्शन 1 एनी थेफ्ट, ओनली थेफ्ट, ओनली एक्सटॉर्शन, इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, बोथ। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तो 390 बेसिकली रॉबरी को डिफाइन करता है, 392 में डकैती को बताया गया, डकैती क्या होगा, और 383 क्या है आपका? एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 हम लोग कवर करते हैं। इंडियन पिनल कोड, ए फॉल्सली प्रिटेंड्स टू बी इन सिविल सर्विस, इंटेंशनली डिसीव्स जेड to let him have on credit goods for which he does not mean to pay, A commits the offense of। A ने कौन सा offense commit किया? false representation, option B cheating, option 3 attempt to extortion and option 4 attempt to theft। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन।
ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर गैंग रेप अंडर 376 डी ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो 376 डी का मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? ऑप्शन 1 10 ईयर, ऑप्शन बी 20 ईयर, ऑप्शन 3 imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and option 4 punishment with death। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 87 ऑफ आईपीसी इज बेस्ड ऑन द लीगल मैक्सिम ऑफ 87 का लीगल मैक्सिम क्या है? डी मिनिमस नॉन क्यूरॉट लेक्स, ऑप्शन बी वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ऑप्शन 3 एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सेट्रिया, एंड ऑप्शन 4 डोली इनकैपेक्स। तो डोली इनकैपेक्स क्या सेक्शन है? सेक्शन 82 है, ठीक है। डी मिनिमस नॉन क्यूरॉट लेक्स सेक्शन 95 है, यानी कि छोटे अपराधों के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है कि आपको कोई ताने मार दिया जाके आप केस फाइल कर दिए। तो सेक्शन 95 ये कहता है कि डी मिनिमस नॉन क्यूरॉट लेक्स एंड ऑप्शन 4 वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। सेक्शन 87 ये कहता है कि अगर आप किसी भी एक्ट के लिए आपने अपनी हामी भर दी है, आपने वॉलंटरी आपने कंसेंट अपनी दे दिए हैं, अगर उसके बाद आपको हर्ट होता है या फिर आपको कोई चोट लगती है तो उसके लिए वो पनिशेबल नहीं होगा, वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। जैसे पहलवान का मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, दंगल होता है, एक दूसरे से लड़ते हैं, तो सेक्शन 87 के अंतर्गत वो एक्सेप्शंस में कवर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग कवर करते हैं। Promoting enmity between different groups on ground of religion is punishable under which section of IPC? Option 1 section 153, option B 153A, section 153AA, and option 4 section 153B। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 153A में पनिश किया गया है, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 153A। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 हम लोग कवर करते हैं। वॉलंटरली अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड ऑन एनी पर्सन इज पनिशेबल अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ आईपीसी? ऑप्शन 1 324, 324A, 326B, एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दी एबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 326B। अभी हम लोगों ने इसके पहले ही हम लोग वो डिटेल्स में कवर किया था। 326A क्या कहा था? एसिड आदि का प्रयोग करके स्वच्छया घोर हत्या कारित करना। 326B स्वच्छया एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। 326A में 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है। 326B में 5 साल से लेकर के 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 कवर करते हैं सीआरपीसी का। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पुलिस रिपोर्ट मीन्स क्या है? पुलिस रिपोर्ट ऑप्शन 1 रिपोर्ट lodged by the complainant in the police station, option B report sent by officer in charge of police station to superior officer, 3 a report forwarded by police to a magistrate under section 173(2). करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट होगा वो पुलिस रिपोर्ट देखिए सेक्शन 2R आपका पुलिस रिपोर्ट के बारे में डिफाइन करता है। 2R में क्या कहता है? ये पुलिस रिपोर्ट वही होगी जो सेक्शन 173(2) में पुलिस मजिस्ट्रेट को भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 92 हम लोग कवर करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सम्मन्स केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू। सम्मन्स केस कौन से होते हैं? ऑप्शन 1 इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, गलत। इम्प्रिजनमेंट व्हिच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो सम्मन्स केस होंगे उसका जो पनिशमेंट होता है वो 2 साल से कम की सजा का प्रावधान जिसमें होता है उसको सम्मन्स केस कहते हैं, और 2 साल से अधिक की सजा का प्रावधान लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, डेथ सेंटेंस हो गया, और इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 2 ईयर्स तो वहाँ पर आपका वारंट केस है। तो सेक्शन 2W आपका डिफाइन करता है सम्मन केस और 2X डिफाइन करता है वारंट केस। सेक्शन 2X वारंट केस और सेक्शन 2W आपका सम्मन केस।
क्वेश्चन नंबर 93, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द क्लोजर रिपोर्ट इन ए मर्डर केस कैन बी एक्सेप्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, द कोर्ट ऑफ सेशन, ऑप्शन 3 द हाई कोर्ट एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा 2016 का जो क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर किए थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 169, 170 यानी क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है। जब पुलिस किसी भी मैटर का इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको ये लगता है कि इसमें कोई खास केस बन नहीं रहा है, तो वो क्लोजर रिपोर्ट बना करके सेक्शन 169 में मजिस्ट्रेट को भेज देगा कि साहब इसमें तो कोई मैटर बन नहीं रहा, कोई केस उसका कमिट नहीं हुआ है, क्लोजर रिपोर्ट बना के भेज देगा। और अगर केस बन रहा होता है तो वो क्या करेगा, सेक्शन 170 क्या कहता है कि जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। द मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करेगा क्लोजर रिपोर्ट को सेक्शन 169 में। क्वेश्चन नंबर 94, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस रिमांड ऑफ एन अक्यूज्ड इज। पुलिस रिमांड, अक्यूज का पुलिस रिमांड कितने दिन का हो सकता है, तो सेक्शन 167 हमारा ये कहता है कि व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर। पुलिस रिमांड आपकी 15 दिन की होगी, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर रिमांड पे लेगा तो वो 7 दिन की रिमांड पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड भेज सकता है। लेकिन 60 दिन और 90 दिन का भी जुडिशियल कस्टडी हो सकता है। तो 60 दिन का कब हो सकता है कि जब ऑफेंस पनिशेबल होंगे, नॉट पनिशेबल विद डेथ, लाइफ और या 10 वर्ष की सजा का प्रावधान जिस केस में नहीं है तो वहाँ पर 60 दिन का है। जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ सेंटेंस पास किया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 10 ईयर्स, तो वहाँ पर 90 दिन का जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती है। एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। 7 दिन का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिमांड देगा, 15 दिन का पुलिस कस्टडी दी जा सकती है, मैक्सिमम पुलिस कस्टडी। इसके ऊपर जो दी जाएगी वो 60 दिन का जुडिशियल कस्टडी और 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी। तो ऐसे ऑफेंस जो हैं, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हैं, डेथ सेंटेंस हैं या फिर 10 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान है, वहाँ पर 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। और इसके अलावा जो ऑफेंसेज हैं वो आपका 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग देखते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड ऑप्शन 4 हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 94 का करेक्ट आंसर है हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन दोनों एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बेल के इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 436 है जिसमें ये बताया गया किन मामलों में जमानत ली जाएगी। सेक्शन 437 आपका है अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत दी जा सकती है, ठीक है। नॉन वेरिएबल ऑफेंस में कब जमानत दी जाएगी। सेक्शन आपका 438 कवर करता है एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत की प्रावधान सेक्शन 438 में है। और सेक्शन 439 आपका जो स्पेशल पावर देता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को बेल ग्रांट करने के लिए या फिर बेल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन। तो 144 जो है आपका सेक्शन, आप लोग बहुत ही कई बार पढ़ते होंगे कि धारा 144 लागू हो गई, धारा 144 लागू हो गई। तो धारा 144 कब लागू होती है, तो जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई हिंसा हो सकती है, कोई दंगा हो सकता है, एफरे हो सकता है सेक्शन 146 या फिर 159 में, जिससे पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है, तो सेक्शन 144 अप्लाई कर देगा। 144 अप्लाई करने के बाद फिर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं आप, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जो स्टेट को थ्रेटन करे, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे। तो इसका जो अगर ऑर्डर पास होता है 144 का, तो उसका टाइमिंग कितना है, तो वो 2 मंथ का है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 मंथ का है, लेकिन वो 6 मंथ, इसके अलावा भी 6 मंथ बढ़ा सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है। प्रोवाइजो इसका है 144 का। तो 144 क्या कहता है कि न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति, इसी में कर्फ्यू, आप सुनेंगे कर्फ्यू जो वर्ड होता है 144 के अकॉर्डिंग उसको जारी किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग करते हैं। इफ ए पर्सन हु इज अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी डाइज, देन करेक्ट आंसर क्या है? अगर खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है, तो ऑफेंसेज कैन बी कंपाउंडेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। चलिए समय ज़्यादा हो रहा है, हम लोग जल्दी कवर करते हैं। तो 320 में क्या है? तो कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है। 321 क्या है? तो 321 में विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यानी कि कब प्रोसिक्यूशन अक्यूज्ड को कब उसको रिलीज कर दिया जाएगा, केस वापस ले लिया जाएगा, 321 है। 315 क्या कहता है? तो अभियुक्त व्यक्ति को सक्षम साक्षी माना जाएगा, 315। 313 क्या कहता है? तो अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति, 313। जब हम लोग ट्रायल पढ़ेंगे तो इन सारे सेक्शन को बहुत ही डीप में और बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जल्दी ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 हम लोग कवर करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस ऑफ ऑप्शन 1 डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म 10 years एंड ऑप्शन 4 इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। तो सीजीएम 7 साल की सजा का प्रावधान उसको पावर दिया गया है, 7 साल। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसको कौन कौन सी सजा देने का प्रावधान पावर दिया गया है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है 2nd क्लास, उसको 1 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है, वो पास कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास 3 साल की सजा दे सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल की सजा दे सकता है। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल की सजा का प्रावधान कर सकता है, 10 साल की सजा का प्रावधान। और एडिशनल सेशन जज और सेशन जज जो हो सकते हैं वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का मृत्यु डेथ सेंटेंस अगर देते हैं तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन कराना होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेसिकली ये सेक्शन 28 है, आप सबको याद रखना। सेक्शन 28 ये पावर देता है मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास, 2nd क्लास, सीजीएम, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज को। क्वेश्चन नंबर 99, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोर्ट में अल्टर द चार्ज फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ऑप्शन 1 बिफोर बिगिनिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ऑप्शन बी बिफोर बिगिनिंग ऑफ डिफेंस एविडेंस, ऑप्शन 3 बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीआरपीसी एंड ऑप्शन 4 एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो सेक्शन आपका 216 कहता है कि बिफोर एनी टाइम जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, किसी भी जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले कभी भी चार्ज को अल्टर कर सकता है या फिर उसमें कोई एडिशन कर सकता है मजिस्ट्रेट। सेक्शन 216, अगर आपने सेक्शन 216 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 211 से लेकर के 223 तक के सेक्शंस आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, समझना है, तो हमारे चैनल पर जाइए। हम लोगों ने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एरर ऑफ चार्ज, ओमिशन ऑफ चार्ज, ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, मिस ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, इन सारे सेक्शन को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है। पीटी के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी, मेंस का भी जो आंसर राइटिंग है मैंने वो भी कराया, आप जाके प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप इस वीडियो का। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स में बी टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ कोड। तो ऑप्शन नंबर 110 इज द करेक्ट आंसर। 110 में सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करता है, सेक्शन 110। तो चलिए हम लोग इस तरह अपने सारे क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 100 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 2 वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 101 से लेकर के 150 तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।